Hello बच्चों. Now today we will read second part of A Shelter So High. A Shelter So High फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि गौरव जानी अपनी मोटरसाइकिल लोनर के साथ लेह की यात्रा पर निकले हैं और अभी वो पहुंचे हैं ताशी के होम, जहां पर वो ताशी के हाउस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained Tashi. घर के अंदर लकड़ी से बनी वुडन स्टेयर्स सीढ़ियां भी थी, यानी लकड़ी की सीढ़ियां भी थी, जिस पर चढ़कर हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे. ताशी ने मुझे बताया कि वे लोग फर्स्ट फ्लोर पर ही रहते हैं. ग्राउंड फ्लोर पर उनके जानवर, उनके पेट एनिमल्स जैसे शीप, गोट, वे सब रहते हैं. और अपने घर में वो जो सामान स्टोर करते हैं, जैसे खाने पीने का सामान, घास फूस, वो सब घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर किया जाता है. I noticed that the ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof strong. मैंने ये नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर के किसी भी रूम में खिड़की नहीं थी. मैं सोचने लगा कि ग्राउंड फ्लोर वाले रूम्स में विंडोज क्यों नहीं है. इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, और जब विंडोज नहीं होंगी तो ठंडी ठंडी हवाएं भी अंदर नहीं आएंगी, तो उनके घर गर्म रहेंगे, वार्म रहेंगे. देखिए, है ना कितने खूबसूरत पत्थर से बने घर. Tashi then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roofs all around. On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of paddy, and on some cow dung cakes were laid out to dry. उसके बाद ताशी मुझे अपने घर के छत पर ले गया. रूफ मीन्स छत, जो बिल्कुल फ्लैट थी. कैसी थी? बिल्कुल फ्लैट थी. और मैंने देखा कि सभी छतों के ऊपर सब लोगों ने कुछ सामान सुखाने के लिए रखा है. कुछ लोगों ने लाल मिर्च सुखाने रखी है, तो कुछ लोगों ने पंपकिन यानी कद्दू, या फिर कुछ लोगों ने येलो कॉर्न को भी सुखाने के लिए डाला है. ताशी ने कहा कि वो लोग गर्मियों के मौसम में फल, सब्जियां और खाने पीने के सामानों को सुखा कर रखते हैं, ताकि विंटर सीजन में जब ये सब अवेलेबल नहीं होते तो इन सब चीजों को वो यूज कर सके. As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor, and a wooden ceiling protected them from the cold. ताशी के घर को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके घर की मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी से बने फर्श और लकड़ी से ही बनी हुई छत भी इस तरह से हेल्प करती है कि उनके घर गर्म रह सके, वार्म रह सके, और सभी लोगों को ठंड से बचा सके. तो आइए चलते हैं लेह की यात्रा पर. आगे बढ़ते हैं गौरव जानी और उनकी मोटरसाइकिल लोनर के साथ. People living on top of the world. आगे हम और भी ऊपर जाने वाले थे और बहुत सारे दूसरे लोगों से मिलने वाले थे. Now was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging along narrow, rocky mountain roads. At many places there were no roads at all. यानी गौरव जानी की मोटरसाइकिल को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. पथरीले रास्ते से गुजरने के लिए कुछ जगह तो ऐसी थी जहां रास्ते ही नहीं थे, बस पत्थरों से ऊपर चलना पड़ रहा था.
I was moving towards the Rocky Mountains of Changthang. This place is at a height of almost 5,000 meters. हम चैंगथेंग नाम के रॉकी प्लेन्स की तरफ जाने वाले थे। ये जगह लगभग 5,000 मीटर्स ऊंचाई पर है। It is so high that it is difficult to breathe normally. I had a headache and felt weak. इस जगह पर अच्छे से सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए हमें हिल स्टेशंस पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। चैंगथेंग तो वैसे ही 5,000 मीटर्स की ऊंचाई पर था, इसलिए गौरव जाने को मुश्किल हो रही थी। He had a headache and felt weak. उसे हेडेक हो रहा था और बहुत ही कमजोरी भी फील हो रही थी। बहुत दिनों तक हम ऐसे ही घूमते रहे और हमें एक भी इंसान नजर नहीं आया। सिर्फ हमें नीला नीला आसमान और बहुत सारे छोटे छोटे झील वहां पर नजर आ रहे थे। Many days and nights passed. बहुत सारे दिन और रात गुजर गए, लेकिन अचानक एक दिन सुबह मुझे एक घास से भरी हुई फ्लैट जमीन नजर आई। मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे भेड़ और बकरियां चर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। मैं सोचने लगा कि इतनी ऊंचाई पर कौन रहते होंगे और क्यों रहते होंगे। द चैंगपा। अब आप सोचेंगे कि हु आर चैंगपा। तो गौरव जानी ने चैंगथेंग में जाके जिन लोगों से मुलाकात की उन लोगों को कहा जाता है चैंगपा। यानी कि चैंगथेंग में जो ट्राइब रहती है, जो लोग रहते हैं, उनके ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं चैंगपा। There I met Namgyal and came to know about the Chengpa, a tribe living on the mountains. मैं नामग्याल नाम के एक लड़के से मिला और मुझे चैंगपा नाम के एक ट्राइब के बारे में भी पता चला। चैंगपा is a group of people who lives in a mountain. The Chengpa tribe has only about 5,000 people. The Chengpas are always on the move with their goats and sheep. जैसे हम अपने सोसाइटी में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वैसे ही चैंगपा एक ट्राइब है जहां 5,000 लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग टेंट में रहते हैं बट एक साथ ग्रुप में रहते हैं। चैंगपा हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़, अपनी बकरियों के साथ मूव करते रहते। It is from these that they get all that they need, like milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. उन्हें अपनी भेड़ों और बकरियों से ही हर चीज मिल जाती है, जैसे मिल्क, मीट, skin for the tent, and wool for the coats and sweaters. Their goats are their only treasure. If a family has more animals, it is considered more rich and important. अगर किसी फैमिली के पास ज्यादा एनिमल्स हैं, यानी ज्यादा गोट्स और शीप्स हैं, तो कहा जाता है चैंगपा ट्राइब में कि वो ही सबसे ज्यादा रिच और महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह की भेड़ों से उन्हें वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल मिलता है। क्या मिलता है? पश्मीना वूल मिलता है। देखिए तो इन भेड़ बकरियों के कितने बड़े बड़े बाल हैं। यही बाल जब गर्मियों के मौसम में झड़ते हैं तो उन्हीं बालों से पश्मीना वूल तैयार होता है, जो कि हमारे देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी बहुत फेमस है। The Chengpa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair fur. ये सारी बकरियां
इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस, मतलब इतनी ठंड में जमीन से इतनी ऊंचाई पर बड़ी आसानी से रह लेती हैं, क्योंकि उन्हें वहां रहने की हैबिट हो जाती है। I was carrying very little of my belongings on a motorcycle. मैं तो बस अपनी मोटरसाइकिल में बहुत ही कम सामान लेकर घूम रहा था, लेकिन चैंगपास तो अपने साथ हर चीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर घूमते हैं। और बकरी और भेड़ों के अलावा चैंगपास के पास घोड़े और याक भी होते हैं। याक के हेयर्स से भी वो अपने टेंट्स को बनाते हैं, और उनके पश्मीना गोट्स तो वर्ल्ड फेमस है ही, जिनके बाल बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम, लेकिन बहुत ही वार्म यानी बहुत ही गर्म होते हैं। You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped tent. They called their tent Rebo. नामग्याल से मिलने के बाद मुझे बहुत ही मजा आया। नामग्याल भी मुझे अपने घर लेकर गए, जो कि काफी बड़ा कोन की शेप का एक टेंट था। चैंगपा लोग अपने घर को रेबो कहते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस आपने सीखी। चैंगथेंग एक जगह है, चैंगथेंग में रहने वाले लोगों को चैंगपास कहा जाता है, और चैंगपा जिन घरों में रहते हैं उन घरों को क्या कहते हैं? रेबो। मतलब इस तरह के टेंट को दे कॉल्ड रेबो। ये रेबो याक के बालों को बुन कर बनाया जाता है, वीव कर बनाया जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल is as warm as 6 sweaters. Can you believe? आप बिलीव कर सकते हो कि जो वार्मथ यानी जो गर्मी 6 स्वेटर पहनने के बाद हमें मिलती है, वो एक पश्मीना शॉल में होती है। इट इज वेरी थिन, बहुत पतली होती है, बट वेरी वार्म, और बहुत गर्म होती है। जैसे आपने पढ़ा, पश्मीना वूल देने वाले गोट्स 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर रहते हैं, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से काफी नीचे तक चला जाता है। मीन्स -40 डिग्री तक भी जा सकता है वहां का टेम्परेचर। 6 strands of pashmina wool is as thick as 1 hair of yours. उसी पश्मीना गोट के शरीर के 6 बाल मिलाकर जितनी मोटाई होती है, उतनी मोटाई आपके एक बाल की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्मीना गोट के हेयर्स कितने पतले होंगे। Pashmina hair is so fine that it cannot be woven in machines. Workers of Kashmir weaves pashmina shawls by hand. पश्मीना गोट के हेयर्स पतले होने के कारण उन्हें मशीन में नहीं बुना जा सकता। कश्मीर में रहने वाले वर्कर्स इस तरह के बालों को जोड़ कर अपने हाथों से बुनाई करते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इट टेक्स ऑलमोस्ट 250 आवर्स टू कंप्लीट 1 प्लेन शॉल, यानी कि 250 घंटे लगते हैं इस तरह से बालों को वीव करने में अपने हाथों के द्वारा, और 250 घंटे में बनती है एक पश्मीना शॉल। तो चलिए पढ़ते हैं, गौरव जानी आगे और किस किस से मिलते हैं। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. मैं तो अपने नायलॉन टेंट में खड़ा भी नहीं हो पाता था ठीक से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंबई वाले फ्लैट का एक रूम जितना बड़ा है, वैसा ही बड़ा ये रेबो टेंट है। ये रेबो वाला टेंट अंदर से 2 मोटे मोटे बैम्बू पोल्स के सहारे बीच में से खड़ा हुआ था,
और घर के अंदर नामग्याल की मम्मी जब मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी तो चूल्हे का धुआं निकलने के लिए भी रेबो के अंदर एक छोटा सा होल था। नामग्याल ने मुझे बोला कि रेबो का ये डिजाइन 1000 ऑफ ईयर्स पुराना है और उनके यहाँ तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब सोचिए कि कितनी बर्फीली हवाएं चलती होंगी, लेकिन याक के बालों से बना ये टेंट, इसी टेंट के सहारे ही ये लोग इतनी ठंड से भी बच जाते हैं। Near the Rebo, there was a place to keep sheep and goats. Chengpas called लेखा। रेबो के पास एक लेखा नाम की जगह थी जहां चेंगपा ट्राइब अपने पेट एनिमल्स को रखा करते थे। तो अच्छा बच्चों, आज हम यहीं पर इस कहानी को विराम देते हैं। We will continue next part, which will be a final part of this story. Till then, keep smiling and stay at home. Bye.